phone is in aeroplane mode and Wi-Fi is turned off, so I can't help you with that at the moment. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज मैं फिर आपके लिए कुछ संविधान के महत्वपूर्ण बल्कि कहिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? प्रिवी पर्स किसकी बात हो रही है? प्रिवी पर्स की। तो ऑप्शन है जमींदार, पूर्व राजा, उद्योगपति या नील उत्पादक। बताइए ना। यस, कुछ लोगों का सही है जमींदार। प्रिवी पर्स के माध्यम से स्वतंत्रता के पश्चात सरकार क्या है, जमींदारों को कुछ अमाउंट हेल्प के लिए उनकी देती थी, अनुदान आप कह सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य शिक्षा की बात करें, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? बताइए जरा। पहले भी बताया मैंने, 5वां संशोधन, 9वां, 42वां, 46वां। बताइए। यस, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, समवर्ती सूची में। और ये कब हुआ था? सन बताइए जरा, बताइए। यस, 76 में। 44 हुआ, 78 में। आगे, जनहित याचिका, जिसको हम बोलते हैं पिल, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शायद ये फुल फॉर्म है इसकी। जनहित याचिका की जो अवधारणा है, तो उसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, USA, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जी, इसका आंसर है USA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट, संसद, निर्वाचन आयोग या कोई नहीं? बताइए जरा। इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। एक 39वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ओके जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओके, तो उनके निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उनको न्यायिक परीक्षण से मुक्त रखा गया, अर्थात उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता था। ओके, लेकिन इसके बाद फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ जो 78 में हुआ और इसमें से ये इनको हटा दिया। किसको? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला हटा दिया और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को कहां ले जाया जा सकता है? यस, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। लेकिन इनको एज इट इज रखा गया, यानी कि इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो बात क्लियर हो गई। तो 39 में चारों के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता था, लेकिन अब 2 के अगेंस्ट जाया जा सकता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है तो। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक निर्गम, और महात्मा गांधी, नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू और RC दत्त। बताइए जरा। यस, नौरोजी ने। ओके, नौरोजी ने सबसे पहले जो आर्थिक आर्थिक स्थिति भारत की क्या है, ठीक है ना कोई प्रति व्यक्ति आय देखने वाला है, ना कोई आर्थिक समीक्षा करने वाला है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लूटपाट चल रही है। क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो इससे क्या है, अंग्रेजों की पोल खुल जाएगी, कितना शोषण हो रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत से बहुत। और आपको पता भी होगा, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। तो उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा की गई थी, आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो इससे कहीं ना कहीं सब लोगों को पता लगा, विश्व में पता लगा कि ये कितना शोषण कर रहा है, धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों से पता लगा।
उसके बाद आरसी दत्त थे, इन्होंने भी 1904 में हाँ एक किताब लिखी थी 1904 में। ये भी पूछते हैं, ये भी पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, और 4 में लिखी गई थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन सब में, दोनों में ये इन आर्थिक जो स्थिति थी इसकी चर्चा की गई। ओके, तो क्लियर रहेगा। तो इसका आंसर नौरोजी है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया? 71 में, 67 में, 72 में, 68 में? बताइए जरा। इसका आंसर है 68 में। आगे बढ़ते हैं। संसद में शून्यकाल संसद में शून्यकाल शुरू होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कई बार आ चुका है, घुमा फिरा कर दे देते हैं। तो शून्यकाल बैठक के 1 घंटे पहले, बैठक के अंतिम 1 घंटे, दोपहर 12 बजे या किसी भी समय। ये समय लिखा हुआ है। ओके, किसी भी समय। ओके, तो इसका आंसर बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, 12 बजे। अब शायद वर्तमान में 1 से 2 बजे होता है, क्योंकि लंच टाइम हम क्या है लेट कर रहे हैं। और कई बार ऐसे पूछता है कि ये किसके बाद होता है, तो ये प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद हमने संवैधानिक जो शब्दावली है कि गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या है, ठीक है ना, और पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, शून्यकाल, ये सब चीज़ हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी बहुत अच्छे से। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। किताब में भी देख सकते हैं, किताब में भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपका अगर आपको समय बचाना है, सरलता से पढ़ना है, ठीक है ना, जो मेहनत मैंने कर ली वो आपको क्या ज़रूरत है करने की, ठीक है ना, आप अपना समय बचाइए, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बजट का मुख्य उद्देश्य। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाबदेही सुनिश्चित करना है, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना है, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना है, या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही। देखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि भाई जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंदर बांट कर दी, तो बजट के हिसाब से एज पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से बजट अलॉट होता है। रक्षा का है तो अलग है, परिवहन का है तो अलग है, गृह का है तो अलग है, गृह मंत्रालय का, तो सबका बजट अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे उनके खर्च होते हैं। प्रबंधन के साधन के रूप में, तो एक मैनेजमेंट एक प्रबंधन का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रबंधन करते हैं उसका पैसे का, ठीक है ना, पैसे का प्रबंधन मतलब सिस्टमेटिकली उसको खर्च करते हैं। दूसरा आर्थिक विश्लेषण भी होता है कहीं ना कहीं, भाई अब की बार इतनी इनकम हुई थी और इतना खर्चा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम इतनी इनकम इतना खर्चा। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शक्तियों का विभाजन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, अंकुश एवं संतुलन, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण? बताइए जरा। इसका आंसर है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। विधायिका एवं कार्यपालिका में, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ओके, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। देखिए इसका मुझे ये भी लग रहा है शक्तियों का विभाजन भी इसका हो सकता है। फिलहाल आप ये मानिए इसका, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ओके, अगली वीडियो में अगर ये आंसर हुआ इसका, तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके, तो विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। फिलहाल भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधान शक्ति पर नियंत्रण करता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है संसद की और राज्य की जो विधान पालिकाएं हैं उनकी विधायी शक्ति पर, यानी कि कानून बनाने की शक्तियों पर कंट्रोल करता है? तो पहला तो अनुच्छेद 13 है,
13 में क्या है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना जा सकता जो मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को कम करे। 13 में लिखा है, ठीक है ना। बढ़ा सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। 245 में ये लिखा है कि जो संसद है वो पूरे देश में या उसके किसी भाग में, और राज्य जो है राज्य में या उसके किसी भाग में के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नियंत्रण कर रहा है, ये भी नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर दिया ना, लिमिट बना दी उसकी सीमा। और 246 में वो विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं, तो विषय भी मतलब फिक्स कर दिए भाई, इन्हीं विषयों पर आप कानून बना सकते हो। और विषय कौन सी? सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में जो विषय हैं उन्हीं पर आप कानून बना सकते हो, अन्यथा कानून नहीं बना सकते। ओके, जो समवर्ती सूची यानी कि जो भी रिमेनिंग जो शेष विषय हैं उस पर केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी हद तक उसको सीमित कर दिया गया। तो ये भी कर रहा है कंट्रोल, ये भी कर रहा है कंट्रोल, ये भी कर रहा है कंट्रोल, तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं, ठीक है जी, तब वे निम्न में से किस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं? पूर्ण निषेधाधिकार, निलंबन निषेधाधिकार, सीमित या पॉकेट? बताइए जरा। बिल्कुल पॉकेट, इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेबी, इसको वीटो भी बोलते हैं। देखिए अनुच्छेद 111 में ये तर्क दिया गया, 111 में ये दिया है, अगर भाई आपको लौटाना है साइन करके या पुनर्विचार के लिए, तो एक बार तो लौट गया, ठीक है, पुनर्विचार के बाद फिर आ गया, तो अगर आपको लौटाना है राष्ट्रपति महोदय को तो तुरंत लौटा दें, ठीक है, तुरंत लौटा दें। और अपने पास पॉकेट्स निषेधाधिकार के माध्यम से, जेबी वीटो के माध्यम से अपने पास अनिश्चित काल के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि रिफ्यूज तो नहीं करेंगे लेकिन परमानेंट अपने पास रख लेंगे। आपने अगर पढ़ा हो 1986 में एक डाकघर विधेयक था, डाकघर से संबंधित एक विधेयक था, और इस समय थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, और इन्होंने इस विधेयक को क्या है, लौटाया नहीं और अपने पास रखा। 3 साल बाद जब दूसरे राष्ट्रपति आए, कौन? वेंकट रमन जब राष्ट्रपति आए बने, तो उन्होंने इस विधेयक को सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, ओके, लेकिन उस समय फिर सरकार ने इसको रद्द कर दिया। तो कहानी समझ में आ रही है? पॉकेट वीटो। कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? संसद की, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है। तो सीजेआई महान्यायाधिकर्ता, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी? यस, कौन सा? महान्यायवादी। अनुच्छेद बताइए कौन से अनुच्छेद में है ये? यस, अनुच्छेद 76 में। और मैंने बताया था ये एक तरह से सरकार का वकील होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई कानूनी प्रक्रिया वाली बात है तो ये ज़्यादा अच्छे ज्ञाता है कानून के, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे सरकार की तरफ से, ओके। तो अगर किसी विषय पर कोई विवाद है कानून से संबंधित, तो ये उस पर बहस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बात को कह सकते हैं, ओके। लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ओके, ठीक है। तो आपको बहुत सारी इसमें काम की बात क्लियर हुई, और मैं इसको नेक्स्ट टाइम में कंफर्म कर दूंगा। हालांकि आंसर तो यही है, लेकिन मुझे हल्का थोड़ा डाउट हो रहा है, ये भी हो सकता है, इसका थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पर करनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अच्छा देखिए, जो भी महान काम है वो कब संभव हुए हैं? जितने भी बड़े काम है, महान काम है, वो बताइए कब संभव हुए हैं? यस, जब आप में क्या हो? जुनून, फितूर,
जब आप में जुनून हो। तो अगर आप में जुनून है, आपने पढ़ा भी होगा, जुनून के बिना महान कार्य संभव नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपको पागल होना पड़ेगा, सक्सेस के लिए पागल होना पड़ता है, ओके। नशा करना पड़ेगा मेहनत का। कौन सा नशा? यस, मेहनत का नशा करना पड़ेगा। और मेहनत का नशा अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यस, सक्सेस, ओके। तो नशा करना है तो किसका? मेहनत का। बड़ा मजा आएगा आपको अगर आप इस लाइन में चले गए। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, अच्छी फीलिंग आएगी, इंजॉय करेंगे आप, इंजॉय, ओके। तो मैं चाहूंगा आप पढ़ाई में इंजॉय करें, मेहनत करें। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।